अगर किसी ऑर्गन के अंदर एंटर करके उसके अंदर एक वेन का नेटवर्क बना ले तो उस वेन के नेटवर्क को हम नाम देते हैं पोर्टल सिस्टम। नई बात समझ में आई? मैं फिर से बता रहा हूँ। आ गई सर। हाँ, हार्ट में पहुंचने से पहले अगर वेन किसी ऑर्गन के अंदर एंटर करके वेन का एक नेटवर्क बना ले, एक जाल बना ले, तो उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल सेम यही लाइन लिखी है, बिफोर रिचिंग द हार्ट वेन्स मेक ए नेटवर्क इनसाइड। से पहले पोर्टल सिस्टम का नाम है रीनल पोर्टल सिस्टम। बेटा रीनल वर्ड किसके लिए आता है? किडनी के लिए। तो ये कहाँ मिलेगा? प्रेजेंट इनसाइड द किडनी, ये किडनी के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो रीनल पोर्टल सिस्टम का अगर हम देखें किस किस के अंदर होता है, तो हाँ ये कोडेट्स में होता है। और कोडेट्स में देखेंगे तो हम पाइसीज, पाइसीज के बाद क्या आता है? एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर एप्स, फिर मैमल्स। तो आप देखिए पाइसीज में ये मोर डेवलप है और मैमल्स में ये अपसेंट है। इसका मतलब जैसे जैसे पाइसीज से आप मैमल्स की तरफ चलोगे वैसे वैसे इसका डेवलपमेंट रिड्यूस होता चला गया है। क्या होता चला गया है? रिड्यूस। तो पाइसीज में सबसे ज्यादा डेवलप है, उससे कम एम्फीबियंस में डेवलप है, उससे कम रेप्टाइल्स में डेवलप है, और एप्स के अंदर लीस्ट डेवलप होता है या अपसेंट होता है, और मैमल्स में कंप्लीटली अपसेंट होता है। इसका मतलब हमारे अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर का जो पोर्टल सिस्टम है डेट इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। बेटा हिपैटिक वर्ड आता है आपके लीवर में, तो ये कहाँ मिलेगा? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द लीवर, ये लीवर के अंदर मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, ये जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है इसमें पार्टिसिपेट करती है हिपैटिक पोर्टल वेन। कौन पार्टिसिपेट करती है? हिपैटिक पोर्टल वेन। हाँ, हिपैटिक पोर्टल वेन। तो हिपैटिक पोर्टल वेन जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बनाती है, तो ये किस किस के बीच में बनाती है, किस किस को जोड़ती है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि इंटेस्टाइन को, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, और लीवर के बीच में, लीवर को जोड़ने का काम करती है। उनके बीच में एक यूनिक कनेक्शन बनाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब जब फूड एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एब्जॉर्ब होके वो फूड कहाँ आ जाता है? ब्लड में आ जाता है। और ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन में आ जाता है। हिपैटिक पोर्टल वेन से वो लीवर को सप्लाई होता है। ठीक है, और लीवर में जाके वो स्टोर्ड होता है। अरे बात समझ में आ रही है? तो हिपैटिक पोर्टल जो सिस्टम है, ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किस किस के बीच में एग्जिस्ट करता है बताओ? डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर के बीच में। तो डाइजेस्टिव ट्रैक का भी कौन सा पार्ट? इंटेस्टाइन एंड लीवर के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता है कि लीवर को ब्लड से प्योर ब्लड कौन सप्लाई करेगा? हिपैटिक आर्टरी, और उससे इम्प्योर ब्लड लेकर कौन आएगा? हिपैटिक वेन। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, ए यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि इंटेस्टाइन एंड लीवर known as hepatic portal system. The hepatic portal vein carries blood from intestine to the liver before it delivered to the systemic circulation. यानी कि हार्ट में पहुंचाने से पहले वो किस में लेकर आ रही है? हेपेटिक पोर्टल वेन। भाई हिपैटिक पोर्टल वेन है तो डायरेक्टली हार्ट में ले जा सकती थी ना, लेकिन लेकर किस में आ रही है? लीवर के अंदर लेकर आ रही है, इसीलिए इसको नाम दिया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। लीवर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, वो तो बात है ही कि लीवर किससे किससे प्योर ब्लड लेगा? हिपैटिक आर्टरी से। ठीक है, आर्टरी से। चलिए अब नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। छोटे छोटे नोट पॉइंट है। देखिए, आपसे पूछा जाए मैक्सिमम यूरिया इज प्रेजेंट इन हिपैटिक वेन, खुद सोच सकते हो आप लोग जानते हो यूरिया साइकिल किसके अंदर चलती है? लीवर में। ठीक है ना, और लीवर से बाहर कौन क्या निकल कर आती है? लीवर से इम्प्योर ब्लड लेकर कौन आती है? हिपैटिक वेन। तो हिपैटिक वेन के अंदर ही तो यूरिया ज्यादा होगा, हिपैटिक वेन में ही तो यूरिया ज्यादा होगा। बोलो। अगला है पॉइंट, मिनिमम यूरिया इज प्रेजेंट इन रीनल वेन। ऑब्वियस सी बात है, किडनी का काम क्या होता है? यूरिया को फिल्टर करना। तो किडनी से जो इम्प्योर ब्लड लेके आएगा उसके अंदर यूरिया क्या होगा? कम होगा, क्योंकि सारा यूरिया कहाँ फिल्टर हो चुका है? किडनी के अंदर। तो उसके अंदर लीस्ट होगा ना यूरिया। बोलो। यस सर। हाँ, अगला पॉइंट है मैक्सिमम ग्लूकोज प्रेजेंट इन हिपैटिक पोर्टल वेन। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज है उसको लीवर तक लेकर कौन जा रहा है? हिपैटिक पोर्टल वेन। तो हिपैटिक पोर्टल वेन में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसके हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो पाइसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। तो पाइसीज में ये लेस डेवलप होता है और मैमल्स में मोर डेवलप होता है। यानी कि जैसे जैसे पाइसीज के बाद, पाइसीज से ज्यादा डेवलप एम्फीबियंस में है, एम्फीबियंस से डेवलप रेप्टाइल्स में है, रेप्टाइल से ज्यादा डेवलप एव्स में है, और एव्स से ज्यादा डेवलप मैमल्स में। इसका मतलब हम लोगों के अंदर जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है वेल डेवलप होता है, जबकि जो फिश होती है, मछलियां होती है, उनके अंदर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम लेस डेवलप होता है। क्लियर हुआ?
Yes, बोलो। sir. Yes, हम्म, sir. Yes, sir. हाँ। थर्ड नंबर पे जो पोर्टल सिस्टम है डेट इज कॉल्ड हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। देखो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, इस बात को समझना है आप लोगों को। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। समझ में तो आ रहा है? सो तो नहीं गए बच्चों? Yes, sir. हाँ सर, आ रहा है सर। अरे पता नहीं लगता बेटा, आजकल नींद Yes, का sir. ऐसा ही है, नींद का ऐसा ही हो रहा है आजकल हिसाब किताब। ठीक है ना, कब नींद आ जाए पता नहीं लगता। ऐसा तुम्हारे साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो हो रहा है। ऐसा है क्या? Yes, sir. बेटा मेरे साथ नहीं हो रहा, मैं तो ऐसे जानना चाह रहा था। सर ठीक है होता तो है पर कंट्रोल करता है। बेटा मुझे नींद नहीं आती, मैं तो नहीं सोता। रहते पूरे टाइम। सर हमें पूरे- रात में नहीं आती, दिन में आती है। हाँ, वैसे दिन दिन में नहीं सोना चाहिए ज्यादा। अरे तुम डॉक्टर हो भाई, तुम्हें तो एक्टिव बनना है। देखो बेटा, एक्चुअली ज्यादा बात भी नहीं कर सकते ना, सिलेबस भी करवाना है। तो बेटा ये देखिए ब्रेन है। तो ब्रेन के जो बेटा तीन पार्ट होते हैं, एक आगे की तरफ होता है जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन, बीच में होता है मिड ब्रेन, और फिर होता है हाइंड ब्रेन। और बेटा फोर ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, और इस हाइपोथैलेमस से स्टॉक के थ्रू एक ग्लैंड अटैच होती है। इस ग्लैंड को हम नाम देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो बेटा क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड खुद में मास्टर ग्लैंड है, यानी कि ये जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उन एंडोक्राइन ग्लैंड उनके सबके फंक्शंस को रेगुलेट करती है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड अंडर कंट्रोल होती हैं हाइपोथैलेमस के, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसका मतलब पिट्यूटरी के फंक्शंस को कौन रेगुलेट कर रहा है? बोलिए। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब क्या, ठीक है, तो एडिनोहाइपोफाइसिस से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, उन हार्मोन का रिलीज होना है या नहीं होना है, इस चीज का डिसीजन हाइपोथैलेमस लेता है। और हाइपोथैलेमस वो सिग्नल भेजता किसके थ्रू है? तो बेटा क्या होता है, हाइपोथैलेमस से एक वेन्स आती हैं, और वेन्स आने के बाद वो एंटीरियर पार्ट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसमें एक नेटवर्क बना लेती हैं, उसको बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। सिस्टम। और बेटा इस हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू हाइपोथैलेमस से देखो दो चीजें रिलीज होती हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। और ये रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू यहाँ पर आती हैं और एडिनो हाइपोफाइसिस से हार्मोन को रिलीज करती हैं। अगर रिलीजिंग हार्मोन होगा तो हार्मोन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अगर इनहिबिटरी हार्मोन आएगा हाइपोथैलेमस से तो हार्मोन क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोल करने का काम जो करती है एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनको जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस करता है विद द हेल्प ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। और वो किसकी हेल्प से आते हैं बेटा जल्दी बताओ? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम की हेल्प से। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस तो देखिए वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज प्रेजेंट इनसाइड द एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस, विच मेक्स कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है सबको? तो बताओ तीनों पोर्टल सिस्टम आप लोगों को क्लियर हो गए? यस सर। ठीक है, यानी कि एक था रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और थर्ड नंबर पे हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम का क्या होता है, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, मैमल्स हमारे अंदर होते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख दो, मैमल्स हमारे अंदर होता है, वेल डेवलप। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है अगला टॉपिक, ब्लड वेसल्स। अगला टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के बारे में बता देते हैं। एक मिनट बेटा, जरा मैं ये कुछ आवाज सी आ रही है उसे बंद करवाता हूँ।
एक मिनट। अरे महेश यार, इसे इसको बंद कर दो, ये आवाज आ रही है, टंकी तुम्हारी भर गई है यार। क्लास चल रही है, डिस्टरबेंस हो रही है, आकर बंद करो इसको। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. चलिए ब्लड वेसल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स देखो, वैसे 2 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन। आप लोगों को मालूम है कि आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज का काम होता है हार्ट से प्योर ब्लड को पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को और पूरी बॉडी के टिश्यू को प्योर ब्लड सप्लाई करना, ठीक है। और उसके बाद बॉडी टिश्यू से या बॉडी ऑर्गन से जो इम्प्योर ब्लड है उसको रिसीव करके हार्ट तक ले जाने का काम कौन करता है? वेन्स। अरे बोलिए, Yes, बोलो sir. बेटा, Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. अब आप लोग अब Yes, sir. हाँ, आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि जब प्योर ब्लड, जब हार्ट से प्योर ब्लड निकलता है तो वो निकलता है एओर्टा की हेल्प से, और फिर एओर्टा डिवाइड हो जाते हैं किसमें? आर्टरीज में। आर्टरी Artery. डिवाइड हो जाती है आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स डिवाइड हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज में। बताया था, Yes, sir. ठीक है। Yes, साथ sir. ही साथ मैंने आपको बताया था कि वेन्स का डिवीजन को बोलते हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स के डिवीजन को बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। मैं एक बार दिखा देता हूँ, शायद आप लोगों को मैंने वैसे बता रखा होगा। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि जैसे एओर्टा निकलता है, एओर्टा किस से निकलता है, कौन से पार्ट से निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। Left ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है, एओर्टा डिवाइड हो जाता है आर्टरी में, आर्टरी डिवाइड हो जाती है आर्ट्रियोल में, और आर्ट्रियोल डिवाइड हो जाते हैं किसके अंदर? ब्लड कैपिलरीज में। Blood capillaries. ब्लड कैपिलरीज में। Yes, sir. और फिर ये जो है मतलब प्योर ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है किसको? टू बॉडी टिश्यू को चला जाता है। चला गया? बोलो। Yes, sir. तो यानी कि बॉडी टिश्यू को ब्लड सप्लाई करने का काम कौन कर रही है? ब्लड कैपिलरीज। अरे बात समझ में आई? क्योंकि ब्लड कैपिलरीज Yes, बहुत छोटी sir. छोटी होती है, वही एंटर कर सकती है टिश्यू के अंदर, ठीक है। अब बॉडी टिश्यू से अब इम्प्योर ब्लड को रिसीव कौन करेगा? इम्प्योर ब्लड जो है उस Vena cava. नो बेटा, इम्प्योर Vena ब्लड बॉडी टिश्यू से कौन रिसीव करेंगी? ब्लड कैपिलरीज ही करेंगी, ब्लड कैपिलरीज करेंगी। और ब्लड कैपिलरीज आपस में जुड़ के बन जाएगी वेन्यूल, और वेन्यूल से बन जाएगी वेन। फिर सारी वेन्स आगे खुल जाएंगी, एंटर कर जाएंगी, वेना केवा बना लेंगी, और वेना केवा से चला जाएगा राइट एट्रियम में। अरे नहीं, बात समझ में आई? आ गई, बोलिए। sir. आ गई सर। हाँ, तो जैसे आगे जैसे सर। हाँ तो जैसे जैसे आर्टरी डिवाइड होगी, एओर्टा डिवाइड होगा आर्टरी में, आर्टरी डिवाइड होगा आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल डिवाइड होगा ब्लड कैपिलरीज में। यानी कि जैसे जैसे नीचे चलेंगे वैसे वैसे क्या होती जाएंगी? जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होती जाएंगी? बिकम नैरो। कैसी होती चली जाएंगी? नैरो होती चली जाएंगी। Yes. यानी कि पहले बहुत चौड़ी थी, फिर उससे कम चौड़ी हो गई, फिर उससे और कम चौड़ी हो गई, इस तरीके से डिवाइड नैरो होती चली जाएगी। अरे बोलिए। तो जब नैरो होगा तो डायमीटर भी क्या होता Yes, जाएगा? sir. तो नैरो होती कम जाएगी, होगा. Come. डायमीटर भी क्या होगा? Sir, रिड्यूस कम होता हो जाएगा। जाएगा. हाँ यस, डायमीटर भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस होता चला जाएगा। यानी कि ब्लड कैपिलरीज का डायमीटर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जिसका डायमीटर कम होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? ज्यादा। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा उसका? जल्दी बताओ। ज्यादा होगा. Zada. क्यों होगा ज्यादा। क्यों होगा क्रॉस सेक्शन एरिया? क्योंकि जो एओर्टा की वॉल्स हैं उसकी थिक होती हैं, आर्टरी की भी वॉल्स थिक होती हैं, आर्ट्रियोल्स की वॉल भी थिक होती हैं, लेकिन ब्लड कैपिलरीज की वॉल जो होती हैं इसमें केवल एक सिंगल सेल्ड स्क्वामस एपिथेलियम होती है जिसको बोलते हैं एंडोथेलियम।
तो यानी कि सिंगल सेल्ड है, तो यानी कि जो वॉल है वो क्या है, थिन है, और जब वॉल थिन है तो अंदर की जो ल्यूमन होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, वाइड होगी उसकी, ठीक है, क्योंकि वॉल केवल एक सिंगल है, ठीक है, इसीलिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आएगा इसका, ज्यादा। तब अरे ठीक है, तो अगर आपसे पूछें ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा किसका होता है, तो आप किस पे टिक लगाएंगे, बोलो। Blood capillaries. ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैप, capillaries. ब्लड कैपिलरीज, क्लियर। चलिए तो वहीं चलते हैं। तो वही चीज यहाँ लिखी है, ब्लड वेसल्स फॉर्म ए ट्यूबुलर नेटवर्क थ्रू आउट द बॉडी दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम हार्ट टू द ऑल लिविंग cells of the body and then back to the heart. Blood from heart passes through vessels of progressive smaller diameter known as arteries, arteriole, capillaries, venules and veins. The walls of arteries and vein consist of three coats or tunics. यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बेटा म्यूट कर दो, बिल्कुल खटपट की आवाज से ना मैं बढ़ा नहीं पाता। देखो बेटा, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, ठीक है, इनके चारों तरफ 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं, 3 layers. 3 लेयर्स होती हैं। Layers. हाँ, उन लेयर्स को आप ये भी कह सकते हो 3 कोट्स, कोट्स का मतलब लेयर ही होता है, या उनको कह सकते हैं 3 ट्यूनिक्स, ट्यूनिक्स का मतलब भी लेयर होता है, ठीक है। तो ये मेडिकल टर्म्स है, तो आप 3 लेयर्स कह दो, 3 कोट्स कह दो, 3 ट्यूनिक्स कह दो, बोथ आर द सेम, ऑल आर द सेम थिंग, ठीक है। तो सबसे जो आउटर लेयर होती है, पहले बात समझो, जो ब्लड वेसल्स हैं जैसे आर्टरी और वेन, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो आउटर कोट होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। उसके बाद मिडिल वाले को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, या उसको बोलते हैं इंटीमा। क्लियर। तो बताओ क्या क्या नाम बताए मैंने 3 कोट्स के, ट्यूनिका Tunica एक्सटर्ना, externa, मीडिया, tunica एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। इंटरना। अब पहले समझ लो, उसके बाद मैं लिखा हुआ दिखा दूंगा। बेटा ट्यूनिका अगर एक्सटर्ना की बात करते हैं तो एक्सटर्ना मतलब ये सबसे बाहर की तरफ है, तो ये किसकी बनी होगी, ये 2 चीजों की बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स होगी तभी तो हार्डनेस होगी, तभी तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो जो सबसे आउटर मोस्ट कोट है जिसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, वो 2 चीजों से बनी है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और किसकी बनी हुई है, जल्दी बताओ, कोलेजन फाइबर्स। उसके बाद ट्यूनिका एक्सटर्ना के बाद कौन सी लेयर आ जाती है, ट्यूनिका मीडिया। बेटा ट्यूनिका मीडिया, मीडिया मतलब मसल्स, ठीक है, मिडिल लेयर है ये, और ये किसकी बनी होती है, एम से ही याद रखो, मसल्स, यानी कि ये बनी होती है 2 चीजों से बनी रहेगी, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, 2 चीजों से बनी होती है। तो ट्यूनिका मीडिया किसकी बनी होती है, जल्दी बताओ, स्पून मसल्स एंड Smooth muscles and elastic इलास्टिक fibers. फाइबर्स। अब बेटा अगर आप आर्टरी और वेन की कंपेयर करो तो आर्टरी की वॉल्स थिक होती हैं और वेन्स की वॉल थिन होती हैं। तो बताओ आर्टरी मोटी है या वेन्स मोटी हैं, Artery. आर्टरी मोटी है, आर्टरी मोटी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आर्टरी की बॉडी जो वॉल्स हैं वो थिक हैं एज कंपेयर टू वेन, तो ऑब्वियस सी बात है ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिकर किस में होगा, आर्टरी में, वेन में, आर्टरीज। आर्टरीज। रटने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ट्यूनिका मीडिया इज थिकर इन आर्टरीज देन वेन्स, ठीक है। 3rd नंबर पे आती है ट्यूनिका इंटरना, जिसको हम बोलते हैं इंटीमा। क्या बोलते हैं, इंटीमा। इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना। तो बेटा क्या होता है कि ये 2 लेयर से बना हुआ है, इसमें 2 लेयर होती हैं, एक होती है इलास्टिक मेम्ब्रेन और एक होती है एंडोथीलियम। सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिक मेम्ब्रेन। देखो नाम से पता लग रहा है इलास्टिक मेम्ब्रेन, तो इसमें कौन से फाइबर्स होंगे, इलास्टिक फाइबर्स होंगे। कौन से फाइबर्स की बनी है ये, इलास्टिक फाइबर्स की, इलास्टिक फाइबर्स। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि अगर हम आर्टरी और वेन की कंपेयर करें, अगर हम आर्टरी और वेन की कंपेयर करें तो बताओ किसकी वॉल थिक है, आर्टरीज। आर्टरी। तो इलास्टिक मेम्ब्रेन जो होगी किसमें थिकर होगी, आर्टरी, आर्टरीज में। आर्टरी में। तो यानी कि इट इज मोर थिकर इन आर्टरीज देन वेन। क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। यस सर। और सेकेंड लेयर का नाम क्या था, एंडोथीलियम, ठीक है। एंडोथीलियम जो होती है बेटा आपको पता ही है, ये सिंगल सेल्ड स्क्वामस एपिथेलियम होती है, ठीक है, सिंगल सेल्ड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। और सिंगल सेल्ड स्क्वामस एपिथेलियम में मैंने आपको एनिमल हिस्टोलॉजी में बताया था, तो किस टाइप की सेल्स होंगी, शेप कैसी होगी सेल्स की, फ्लैट सेल्स होंगी। Flat. अरे बोलो बेटा, Yes, sir. Flat. क्लियर। हाँ, Yes, sir. और देखो एंडोथीलियम चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, दोनों के अंदर इलोंगेटेड होती है, दोनों भी इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, एंडोथीलियल सेल्स
आर्टरी हो चाहे वेन हो, दोनों में इलोंगेटेड होती है, लेकिन डिफरेंस किस बात का है? आर्टरी के अंदर मोर इलोंगेटेड होती है और वेन्स में केवल इलोंगेटेड होती है। इलोंगेटेड का मतलब इस तरीके से लंबी लंबी सेल्स। अरे नहीं बात समझ में आई? आ सर गई सर। आगे चलिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये सब चीज लिखी हुई। देखो लिखा हुआ है, द आउटरमोस्ट लेयर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स। मैंने आपको बताया दो चीजों से बनती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर्स। ट्यूनिका मीडिया, द मिडिल लेयर इज द ट्यूनिका मीडिया एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरली ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। मैंने कहा था स्मूथ मसल से और इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। अगला है ट्यूनिका मीडिया इज थिकर इन आर्टरीज देन वेन। ट्यूनिका मीडिया किस में थिक होगी? आर्टरीज में होंगी, क्योंकि उसकी वॉल वैसे ही थिक होती है, तो सब आइडिया लगा सकते हो। ट्यूनिका इंटरना, तो इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, और कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट से बनती है। नंबर फर्स्ट इलास्टिक मेम्ब्रेन, सेकंड है एंडोथेलियम। तो इलास्टिक मेम्ब्रेन तो ऑब्वियस सी बात है इलास्टिक फाइबर्स की बनी होगी, इलास्टिक फाइबर्स को ही येलो फाइबर्स कहते हैं। तो लिखा है दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ इलास्टिक टिश्यू ऑफ येलो फाइबर्स, यानी कि बंडल ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। इट इज मोर थिकर इन आर्टरीज देन वेन। क्लियर? एंडोथेलियम क्या है? इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स। इट्स सेल्स आर मोर इलोंगेटेड इन आर्टरीज देन वेन। तो बताओ आर्टरी और वेन में मोर इलोंगेटेड किसके अंदर है? आर्टरीज। आर्टरीज में। आर्टरीज में। आर्टरीज। चलिए अब आता है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो पहले मैं सारे डिफरेंस आपको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद जो है फिर मैं सारे आपको लिखे हुए दिखा दूंगा। चलिए ये बताइए कि हार्ट से प्योर ब्लड को बॉडी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? आर्टरी। यानी कि आर्टरी का काम क्या है? हार्ट से प्योर ब्लड को लेकर पूरे बॉडी टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो आर्टरी का हो गया, और उसके बाद बॉडी टिश्यू से इम्प्योर ब्लड को रिसीव करके हार्ट में पोर करना। पोर का मतलब गिराने का काम किसका है? वेन्स का। चलिए ये डिफरेंस पहला क्लियर हो गया, यानी कि आर्टरीज का काम हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स का काम हो गया कलेक्शन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यू। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। सेकंड, अब ये बताइए आर्टरी और वेन्स की अगर हम डिफरेंस करें तो आर्टरी की वॉल्स थिक है, वेन्स की वॉल थिक है? आर्टरीज। आर्टरीज की वॉल थिक है, तो आर्टरी की वॉल थिक है तो इसका मतलब उसमें मसल्स ज्यादा है, स्मूथ मसल्स का नंबर ज्यादा है, वेन्स में स्मूथ मसल्स का नंबर कम है। इसीलिए बेटा आर्टरीज कभी भी कॉलेप्स नहीं होती, लेकिन वेन्स कॉलेप्स हो जाती है। क्लियर है? पॉइंट पकड़ा? यस सर। चलिए अब उसकी Yes, हम वॉल्स का डिफरेंस कर लेते हैं। देखिए दोनों के अंदर 3 लेयर हैं, सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर ट्यूनिका मीडिया, फिर ट्यूनिका इंटरना। तो हम ठीक है, तो 3 लेयर्स आर्टरी में भी है, वेन में भी है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना तो आर्टरी और वेन में लगभग सेम है। ट्यूनिका मीडिया की अगर हम बात करें तो ट्यूनिका मीडिया मोर थिकर किसके अंदर है? आर्टरी के देन वेन। क्यों? क्योंकि ट्यूनिका मीडिया के अंदर क्या होती हैं? आर्टरी के अंदर क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स ज्यादा होती हैं। अरे बताया था। यस ठीक है, सर। उसके बाद करते हैं ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक होती है इलास्टिक मेम्ब्रेन और एक होती है एंडोथेलियम। तो इलास्टिक मेम्ब्रेन जो होती है आर्टरीज के अंदर कैसी होती है? मोर थिकर होती है, और वेन्स में लेस थिकर होती है। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करते हैं एंडोथेलियम की, तो आर्टरीज और वेन के में कंपेयर करें तो आर्टरीज में मोर इलोंगेटेड एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, जबकि वेन में कैसी होती है? इलोंगेटेड एंडोथेलियल सेल्स होती हैं। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। अच्छा Yes, अब sir. अगर हम बात करें वाल्व, VALVE वाल्व की बात करें तो बेटा आर्टरीज के अंदर वाल्व नहीं होता, इसलिए ब्लड कंटिन्यूअसली चलता चला जाता है। देखो ऐसे कह रहा हूं मैं, कैसे? देखिए अगर हम आर्टरी की बात करते हैं तो आर्टरी इस तरीके से होती है और आर्टरी के अंदर कोई वाल्व नहीं होता, तो ब्लड फ्लो करता रहता है। लेकिन ब्लड बैक फ्लो भी हो सकता है, पीछे की तरफ भी आ सकता है। लेकिन जो वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर होते हैं वाल्व। इस तरीके से वाल्व होते हैं वेन्स के अंदर, इस तरीके से वाल्व होते हैं वेन्स के अंदर। ठीक है, तो यानी कि अगर ब्लड एक बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा ब्लड, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यानी कि ब्लड अगर बैक फ्लो होना चाहे तो ये वाल्व उसको रोक देते हैं। यानी कि वाल्व का काम क्या है? बैक फ्लो और ब्लड को रोकना। इसीलिए वेन्स में कभी भी ब्लड बैक फ्लो नहीं होता, जबकि आर्टरी में बैक फ्लो हो सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. आ गई सर। आ गई यस सर। सब लोगों को? Yes, चलिए sir. एक और, हाँ बेटा। Sir, हाँ। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है aorta, तब हाँ। तो उधर वेन तो उधर वाल्व होती तो है।
बैकफ्लो रोकने के लिए। वो वाल्व नहीं है बेटा, वो तो अलग वाल्व, वो तो हार्ट के वाल्व है ना। मैं खुद आर्टरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप उसकी बात कर रहे हो कि जैसे उसके ट्यूब में बीच में वाल्व नहीं है। हाँ हाँ हाँ, उसकी ठीक बात है। कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा बेटा, एक बात और सुनिए। मैंने अभी आप लोगों को एक बात और बताई थी। अच्छा हार्ट, अच्छा ये और आपको पता है कि आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है वेन्स के अंदर? आर्टरी में। Arteries के अंदर। आर्टरी के अंदर ज्यादा आर्टरीज होता के है, Artery. अंदर। आर्टरी के अंदर, ये बता रखा है मैंने। ठीक है। अच्छा तो अगला अगला पॉइंट ये है कि आर्टरी के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। केवल पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है। ऐसे ही वेन्स के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के अंदर प्योर ब्लड होता है। तो यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या है, एक्सेप्शन है। तो मैं आप सब सारे डिफरेंस आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है। देखो पहला पॉइंट लिखा है, आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। वेन्स का काम क्या है, वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पोर इनटू द हार्ट। पूरी बॉडी के टिश्यू से वो रिसीव करके किस में डाल देती है, हार्ट में डाल देती है। ट्यूनिका मीडिया इज थिक हैविंग मोर मसल फाइबर, जबकि वेन में क्या होती है, ट्यूनिका मीडिया इज थिन हैविंग फ्यू मसल फाइबर, कम मसल फाइबर होते हैं। ट्यूनिका इंटरना हैज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड मोर इलोंगेटेड एंडोथेलियल सेल्स। इसमें क्या होती है, ट्यूनिका इंटरना हैज सिंपल इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड इलोंगेटेड एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है। अगला है द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड मस्कुलर, इसमें मसल्स होती हैं। द वॉल्स ऑफ वेन्स आर थिन एंड नॉन मस्कुलर, ये नॉन मस्कुलर होती हैं। आर्टरीज आर नॉट कोलेप्सेबल एज दे हैव थिक वॉल, क्योंकि इनकी वॉल्स थिक होती हैं तो ये कभी कोलेप्स नहीं करती, जबकि वेन्स आर कोलेप्सेबल बिकॉज दे हैव थिन वॉल्स। आर्टरीज हैव नो वाल्व्स, इनमें कोई वाल्व्स नहीं होते। वेन्स हैव वाल्व्स विच प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड इज फास्ट एज ब्लड इन दैम इज अंडर ग्रेट प्रेशर, हमेशा जो आर्टरीज के अंदर ब्लड होता है वो अंडर ग्रेट प्रेशर होता है, जबकि द फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स इज नॉट सो फास्ट बिकॉज द ब्लड इन वेन्स इज अंडर लो प्रेशर, क्योंकि वेन्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसा होता है बेटा, लो होता है। लो। क्या, लो। एक पॉइंट और यहाँ लिख सकते हैं आप कि लिख लीजिए कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। लिख लीजिए, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। लिख लिया? यस सर। चलिए अब आती है ब्लड कैपिलरीज। तो बेटा ये बताइए, ब्लड कैपिलरीज के चारों तरफ तक केवल एक सिंगल सेल्ड स्क्वामस एपिथेलियम होगी, उसका नाम क्या होगा, एंडोथेलियम। एंडोथेलियम। और Endothelium. एंडोथेलियम चूंकि सिंगल एंडोथेलियम। सेल है तो वो परमिट करती है ताकि ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके मटेरियल का। तो वही चीज लिखी हुई है, दीज आर नैरोएस्ट ब्लड वेसल्स through which the exchange of gases and nutrients between the blood and tissue fluid occur. The walls of capillaries are composed of just one cell layer, a simple squamous epithelium और एंडोथेलियम भी कहते हैं। फंक्शन क्या है, दिस परमिट ए मोर रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, यानी कि ये परमिट करती है ताकि टिश्यू और ब्लड के बीच में न्यूट्रिशन का, गैसेस का या किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज हो सके। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम बड़ा आसान है, लोगों को बड़ा हार्ड लगता है, बिल्कुल सीधा सीधा लिम्फेटिक सिस्टम है। मैं आप लोगों को लिम्फेटिक सिस्टम दिखा देता हूँ, मैंने शायद कहीं बनाया था, अगर मिल गया तो ठीक है, टाइम बचेगा।
बेटा म्यूट कर दो, कुछ बच्चे ना म्यूट नहीं करते हैं। बेटा कौन बच्चा है, जरा देख के बताना। ये म्यूट ही नहीं कर रहे हैं। पुलकित सिंह। पुलकित, ये तो गलत। यस नहीं सर। आ गई ना? यस सर, अब आ गई। हाँ। देखो यहाँ बहुत मैंने सही सही साफ साफ बिल्कुल बना रखा है, एक एक चीज बता रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ हाइलाइटर लिया जाए। ये कौन सा हाइलाइटर? हाँ, ये दिख रहा है मैंने जो हार्ट को किया है कलर। यस सर। ठीक है ना? हाँ। यस सर। देखिए, तो देखिए बेटा, हार्ट से क्या निकला? एओर्टा निकला आपका। ठीक है, और एओर्टा किस में डिवाइड हो गया? आर्टरी में। देखो मैं कलर करता जा रहा हूँ। ठीक है, आर्टरी में। हाँ, और आर्टरी फिर किस में डिवाइड हो गया? आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स में, फिर आर्ट्रियोल्स किस में डिवाइड हो गई? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज। क्लियर है? ठीक है। अब क्या है कि जैसे जैसे एओर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स जैसे जैसे चलते गए, वैसे वैसे ब्लड वेसल्स क्या होती चली गई? नैरो होती चली गई। तो नैरो होती चली गई तो डायमीटर क्या होता चला गया? रिड्यूस होता चला गया। इसका मतलब ब्लड कैपिलरीज का जो डायमीटर होता है बहुत कम होता है। अरे बोलिए। कम होता है। यस सर, कम होता है। क्लियर? हाँ। अब ये जो मैंने बनाए हैं ये हैं बॉडी टिश्यू। ठीक है, बॉडी टिश्यू। ठीक है, अब क्या होता है, आप लोग तो जानते हैं कि आर्टरी के अंदर क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि हार्ट में जब हार्ट से जो ब्लड निकलता है तो डायरेक्टली आर्टरी के अंदर एंटर करता है, तो इसका मतलब आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। तो चूंकि आर्टरी में प्रेशर ज्यादा है, लेकिन लगातार ब्लड वेसल्स डिवाइड होती जा रही हैं, जिसकी वजह से वो नैरो होती जा रही हैं। तो प्रेशर तो ज्यादा है, तो इसका मतलब प्रेशर पीछे से, ब्लड का तो प्रेशर ज्यादा ज्यादा आ रहा है। ब्लड का प्रेशर क्या आ रहा है पीछे से? बहुत जल्दी बोलो। ज्यादा। प्रेशर तो ज्यादा आ रहा है, लेकिन ब्लड वेसल्स कैसी हैं? ब्लड वेसल्स कैसी हैं? नैरो। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है? फिल्ट्रेशन हो जाता है, फिल्ट्रेशन होने लगता है। और वो फिल्टर होकर जो ब्लड प्लाज्मा जो फिल्टर होता है, वो जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज के बीच में जाके इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या नाम देते हैं उसको? टिश्यू फ्लूइड, या उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हाँ। अब बेटा जब ये टिश्यू फ्लूइड जब फिल्टर हो जाता है ब्लड प्लाज्मा से, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें फिल्टर होंगी? देखो यहाँ पर यूजफुल सब्सटेंस भी फिल्टर हो जाएंगे और कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी फिल्टर हो जाएंगे, जैसे बैक्टीरिया। अरे बात समझ में आ रही है? तो अब क्या होगा? यूजफुल सब्सटेंस, अब यूजफुल सब्सटेंस जो फिल्टर हुए हैं, यानी कि इनको तो वापस ब्लड में पहुंचना पड़ेगा, ब्लड प्लाज्मा में, अदरवाइज बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और आदमी को क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी कोई। तो यानी कि ये जो है यूजफुल सब्सटेंस, इसका कहां पर पहुंचना जरूरी है? वापस ब्लड में, जहां से आया था वहीं पहुंचना है। अरे बोलो बोलो बेटा, इंट्रैक्शन बनाओ। सर। ठीक है। और जो हार्मफुल सब्सटेंस है जैसे बैक्टीरिया, उसका किल होना जरूरी है, ताकि वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन ना कर दे। क्लियर? बोलो हाँ या ना। यस सर। अब देखिए, अब आप मेरी बात को समझिए। इसके बाद जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाएगा, इसके बाद अब ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी? और कुछ अब ये ब्लड कैपिलरीज होगी ऐसे ही। अब ये ब्लड कैपिलरीज क्या होंगी? वेन्स वाली जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये क्या करेंगी? इम्प्योर ब्लड को रिसीव कर लेंगी। फिर ब्लड कैपिलरीज आपस में कनेक्ट होकर क्या बना लेंगी? वेन्यूल बना लेंगी। और वेन्यूल से क्या आपस में जुड़ के क्या बना लेगा? वेन बन जाएगी। और वेन से क्या वेन से आके किसमें बंद खुल जाएंगी? वेना केवा में। और वेना केवा से वो इम्प्योर ब्लड हार्ट के अंदर आ जाएगा। अरे बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब जो ब्लड फिल्टर हुआ, वो ब्लड अल्टीमेटली किसके अंदर जा रहा है? वेना केवा में। वेना केवा।
यानी कि वेना केवा में ही अगर वापस जो ये यूजफुल सब्सटेंस है अगर ये वेना केवा में पहुंच जाए तो फिर हार्ट में पहुंच जाएंगे और सारी चीजें हार्ट में पहुंच जाएंगी। नई बात समझ में आई? हाँ सर। आगे तो अब क्या होगा, इस यूजफुल सब्सटेंस को वेना केवा में पहुंचाने के लिए काम करती हैं अब लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे आगे की तरफ होती हैं लिम्फ कैपिलरीज। बेटा ये लिम्फ कैपिलरीज देखो आगे से ब्लॉक है, बंद है, इसलिए इनको कहा जाता है ब्लाइंड डक्ट। ठीक है, तो ये लिम्फ कैपिलरीज क्या करती हैं, टिश्यू फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जब टिश्यू फ्लूइड के एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो तब उसको हम नाम देते हैं लिम्फ। क्या नाम देते हैं? लिम्फ। तो इसका मतलब अगर हम बात करें ब्लड प्लाज्मा के कंपोजिशन की और टिश्यू फ्लूइड के कंपोजिशन तो ऑलमोस्ट सेम होती है, और टिश्यू फ्लूइड का भी जो कंपोजिशन होता है लिम्फ से ऑलमोस्ट सेम होता है। बस डिफरेंस इस बात का है कि लिम्फ के अंदर WBC सेल्स होती हैं, RBC सेल्स नहीं होती। अरे बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। अब लिम्फ जब ये टिश्यू फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके साथ साथ ये बैक्टीरिया को भी रिसीव कर लेगा, क्योंकि लिम्फ क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। कैसे किल करेगा, इधर देखिए। अब क्या होगा, ये सारा लिम्फ आ गया आपका लिम्फ कैपिलरीज में। अब लिम्फ कैपिलरीज आपस में एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के सारी जुड़ने के बाद लिम्फ कैपिलरीज क्या बना देंगी, लिम्फ वेसल्स बना देंगी। क्या बना देंगी? लिम्फ वेसल्स बना देंगी। अब लिम्फ कैपिलरीज के जुड़ने से जब लिम्फ वेसल्स बन जाएंगे तो लिम्फ वेसल्स यहाँ पे जस्ट लाइक ए वेन होती है, जैसे वेन होती है, और वेन के अंदर क्या होते हैं, वाल्व होते हैं ताकि बैकफ्लो ब्लड ना हो सके। सेम इसी तरीके से लिम्फ वेसल्स में भी वाल्व होते हैं और ये ब्लड को बैकफ्लो नहीं होने देती। यानी कि अगर एक बार लिम्फ वेसल्स में आ गया तो वो लिम्फ कैपिलरीज में भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब जो ब्लड है, अब जो लिम्फ है वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो बेटा लिम्फ वेसल्स के रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट होती हैं लिम्फ नोड्स। क्या प्रेजेंट होती हैं? लिम्फ नोड्स। हाँ, और लिम्फ नोड्स के अंदर स्टोरेज होता है लिम्फोसाइट सेल्स का, जैसे बी लिम्फोसाइट सेल्स और टी लिम्फोसाइट सेल्स का स्टोरेज होता है। तो जब लिम्फ जो है लिम्फेटिक वेसल से होकर गुजरता है तो बीच बीच में, जैसे आप रोड से चल रहे हो और साइड में दुकानें होती हैं जिनसे आप सामान ले सकते हो, सेम इस तरीके से जब लिम्फ वेसल से लिम्फ चल रहा होता है तो साइड में लिम्फ नोड्स होती हैं और उनके अंदर बैठी हुई हैं लिम्फोसाइट सेल्स। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो साइड में जैसे पुलिस वाले बैठे रहते हैं ताकि कोई गुंडा मवाली वहां से चला जाए तो उन्हें वो पकड़ने का काम करती हैं। ऐसे ही लिम्फ वेसल्स के रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट होती है लिम्फ नोड्स, और इनका काम क्या होता है, ये देखती रहती है कि लिम्फ के अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन तो नहीं है। अगर ये बैक्टीरिया देख लेंगे कि ये बैक्टीरिया है तो तुरंत लिम्फोसाइट सेल्स क्या बना देंगी, एंटीबॉडीज बना देंगी, और वो एंटीबॉडीज उसको किल कर देंगी, बैक्टीरिया को। नई बात समझ में आई? तो इसका मतलब लिम्फ एक तरह से किसका काम कर रहा है, फिल्टर करने का काम कर रहा है। लिम्फ नोड्स किसका काम कर रहा है, लिम्फ को फिल्टर करने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अब ये लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं आगे जाके दो डक्ट में डिवाइड हो जाती हैं। इस डक्ट को हम नाम देते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट और इसको बोलेंगे लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, फिर जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो जाके खुल जाती है राइट सबक्लेवियन वेन में, और लेफ्ट वाली लिम्फेटिक डक्ट जाती है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। क्लियर? इसके बाद राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन आपस में ये दोनों जाकर ओपन हो जाती है वेना केवा में। तो बेटा मैंने बताया था अल्टीमेटली वेना केवा में तो पहुंचना था। अरे बोलो यस सर। देखो यहाँ पर भी वेना केवा में आ गया, और नीचे जो वेन्स थी वो भी अल्टीमेटली कहाँ जा रही थी, वेना केवा में। तो वेन्स का भी सारा फ्लूइड जो होता है वेना केवा में चला गया, और ये भी सारा का सारा लिम्फ वेना केवा में चला गया। अब इस वेना केवा से ये एंटर कर जाएगा हार्ट में, और हार्ट से आर्टरीज, और आर्टरी से फिर से टिश्यू में आ जाएगा। तो इस तरीके से रीस्टोरेज चलता रहता है, कंपनसेशन चलता रहता है बॉडी के अंदर। दिस इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया। तो अब सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं छोटा कर रहा हूं। पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर पूछना जो भी पूछना है। ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? हाँ हाँ जी बेटा बताओ, आप क्या जानना चाह रहे हो? सर टिश्यू फ्लूइड और वो जो आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है
उसमें डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस नहीं है, बस प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पर फिल्टर नहीं होती है, जो सर बड़े बड़े मॉलिक्यूल। हाँ थोड़ा सा सर जूम इन कर दो, ये जो आपने येलो कलर से मार्क किया ना सर, ये विजिबल नहीं है स्क्रीनशॉट में। और करूँ जूम? ये सर थोड़ा सा और। तो फिर पार्ट्स में लेना पड़ेगा आपको। कोई नहीं सर, पर दिखेगा तो। हाँ छोटा भी ले लो, फिर उसको बड़ा बड़ा करके देख लेना, बना लेना। ले लिया इसका? यस सर। अब इसका भी ले लो। सर ये यूजफुल सब्सटेंस से कौन से सब्सटेंस? यूजफुल सब्सटेंसेस बेटा उनका वेन से नहीं, आर्टरी, वो ब्लड कैपिलरीज से। बेसिकली उनका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, तो छोटे साइज की होने की वजह से वो फिल्टर हो जाते हैं। जैसे सर ग्लूकोज। जो फिल्टर नहीं होता वो फिर वेन्स में चल जाता है ना? हाँ वो वेन्स में चला जाएगा। ठीक है। भाई जो जिनका वेट, जिनका साइज छोटा होगा वो फिल्टर हो जाएंगे। जैसे ग्लूकोज का साइज बहुत छोटा होता है, फिल्टर हो जाता है। आप लोगों ने उसमें भी देखा होगा नेफ्रॉन, जब आप एसकेटी सिस्टम पढ़ोगे तो वहां पे भी नेफ्रॉन में तो यही होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर के साथ साथ यूजफुल प्रोडक्ट्स फिल्टर हो जाता है, तभी तो वहां पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, वरना जरूरत क्या थी? सर। ठीक है, तो ये जो बातें मैंने बताई है ये यहाँ पर लिखी हुई है। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज in tissue, some water along with many small water soluble substance moves out into the space between the cells of tissue, leaving the larger protein and most of the formed element like erythrocytes and platelets in the blood vessels. This fluid release out is called interstitial fluid या tissue fluid कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था दोनों का लगभग सेम होता है, लिखा हुआ भी है। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ प्लाज्मा यानी कि ब्लड प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड इज सिमिलर। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू टिश्यू फ्लूइड दैट इज एक्ट एज ए मिडिल मैन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? यानी कि ब्लड में और सेल्स के बीच में जो भी एक्सचेंज होगा किसकी हेल्प से हो रहा है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हेल्प से हो रहा है। भाई ब्लड से कोई चीज सपोज सेल्स के अंदर जानी है तो ब्लड से आएगी वो टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से जाएगी सेल्स के अंदर। अगर सेल से कोई चीज आनी है तो सेल से आएगी टिश्यू फ्लूइड में और टिश्यू फ्लूइड से जाएगी ब्लड में। तो टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे मिडिल मैन का काम कर रहा है ना। अरे बोलिए। यस सर। ठीक है, अगला लिखा है द फ्लूइड इज कलेक्टेड एंड ड्रेन्ड बैक to measure vein by elaborate network of vessels called lymphatic system. The fluid present in lymphatic system is called lymph. lymph क्या है? देखो अब lymph के बारे में आ जाता है, सब लिखवा रखा है मैंने, आराम से बैठ के पढ़ो। lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocyte cells which are responsible for immune response of the body. obvious सी बात है, जब lymph के अंदर lymphocyte cells होंगी तो वो immune system में participate करेगा, यानी कि बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया आया तो उसे किल करने का काम करेगा। The lymphatic system comprises of lymphatic capillaries, lymphatic vessels, lymphatic duct, lymphatic nodes and lymphatic duct. इन सबसे वो lymphatic system बनता है। Lymphatic capillaries are smaller vessels of the lymphatic system. Obvious सी बात है, सबसे narrowest होती हैं, सबसे smallest भी होती हैं। Lymphatic capillaries merge to form larger lymphatic vessels. मैंने आपको बताया था कि lymphatic capillaries आपस में merge होकर lymphatic vessels बनाती हैं। lymphatic vessels के regular intervals पे lymph nodes present होते हैं जिसके अंदर lymphocyte cells का storage होता है। फिर lymphatic vessels क्या करती हैं? lymphatic duct में divide हो जाती हैं, right and left lymphatic duct में divide हो जाती हैं। फिर right and left lymphatic duct right and left subclavian vein में जुड़ जाती हैं और right and left subclavian वेन अल्टीमेटली किस में डाल देती हैं? लिम्फ को वेना केवा में डाल देती हैं और वेना केवा से वो हार्ट में चला जाता है। बोलो बोलो। और बताओ यहाँ पर वेन्स की तरह कौन काम कर रहा है? लिम्फेटिक वेसल्स काम कर रही हैं ऐसा या लिम्फेटिक डक्ट कर रही हैं? लिम्फेटिक वेसल, क्योंकि उसके पास क्या है? वाल्व है। तो वही लिखा हुआ है द वॉल्स ऑफ लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स आर सिमिलर टू वेन सो दे हैव वॉल्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो। सेम वही बात लिखी हुई है। चलिए अगली बात करते हैं लिम्फ नोड्स। अच्छा, लिम्फ नोड्स सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं बेटा? एक तो मिलते हैं आपके कहाँ पर? नेक रीजन में। नेक रीजन में सबसे ज्यादा लिम्फ नोड्स होती हैं। सेकंड मिलती है आर्म पिट, बगल में मिलती हैं सबसे ज्यादा लिम्फ नोड्स। और एक मिलते हैं ग्रोइन रीजन। ग्रोइन रीजन होता है आपके स्टोमक और थाई के बीच का पार्ट, उसमें मिलते हैं। तो 3 जगह पे लिम्फ नोड्स सबसे ज्यादा मिलती हैं। तो देखा लिखा हुआ है। और ये बताओ लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक वेसल्स पे थी, लिम्फेटिक डक्ट पे थी? बोलो
lymphatic vessel. रेगुलर इंटरवल पे थी, वैसे- इरेगुलर इंटरवल पे थी? Regular interval. हाँ, तो देखो लिखा हुआ है, रेगुलर इंटरवल। हाँ लिखा हुआ है these are located at regular interval along the course of lymphatic vessels. Lymph is filtered through lymph nodes. obvious सी बात है, lymph filter होता रहता है lymph node से, क्योंकि उसके अंदर अगर बैक्टीरिया उसको वो किल करता रहता है. lymph nodes are abundant in neck, armpit and groin region. 3 जगह ज्यादा मिलता है. lymph nodes contain phagocytic cells which help to remove pathogen. lymph nodes के पास phagocytic cells होती हैं जो पैथोजन को किल करने का काम या रिमूव करने का काम करती हैं, और उन phagocytic सेल्स को क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक्स, लिम्फोसाइट्स. क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. चलिए फंक्शन की बात करते हैं. तो लिम्फ का पहला काम क्या है बेटा? लिम्फ से देखो जो यूजफुल सब्सटेंस थे वो वापस ट्रांसपोर्ट होकर हार्ट में जा रहे थे. इसका मतलब ये ऑक्सीजन को भी लेके जाता है, न्यूट्रिएंट्स को भी लेके जाता है, और जो हार्मोन्स फिल्टर हो जाते हैं उनको भी लेके जाता है. तो वही चीज है, लिम्फ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स etc. to the body cells and bring carbon dioxide and other metabolic waste from body cells and finally pour the same into the venous system. और उसको अल्टीमेटली वेनस सिस्टम में डाल देता है, यानी कि वेना केवा में डाल देता है. लिम्फोसाइट कोलोनाइज इन लिम्फ नोड्स. ऑब्वियस सी बात है, कोलोनाइज का मतलब इकट्ठा होना. लिम्फ नोड्स के अंदर ही तो स्टोरेज होता है लिम्फोसाइट सेल्स का. तो अपनी कॉलोनी कहाँ बनाती है लिम्फोसाइट सेल्स? लिम्फ नोड्स पे. Lymph nodes में. अगला है lymph transport lymphocytes and antibodies from lymph nodes to the blood. अगला है lymphocyte destroy the invading microorganism and foreign particle in the lymph nodes. बार बार वही बात आ रही है. तो बताओ आपको अच्छे से लिम्फेटिक सिस्टम समझ में आया? Yes, बोलिए. sir. सर हाँ जी बेटा. सर लिम्फ डक्ट और वेसल में अंतर क्या है? कोई वेसल्स, lymphatic duct is the division of lymphatic vessels. ओके ठीक है, डिवीजन है. चलिए, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये चैप्टर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया. तो बताइए आपको सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे समझ में आया नहीं आया? आ गया सर. ठीक है, मैंने आपको हार्ट पूरा, देखो मैं एक बार छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ. मैंने आपको पूरा हार्ट बताया, एक एक पॉइंट हार्ट में बताया. ईसीजी, हार्ट डिसऑर्डर बताए हैं. मैंने सर्कुलेटरी पाथवे आपको बताया था, ओपन और क्लोज टाइप. मैंने टाइप्स ऑफ हार्ट बताए आपको, ब्लड वेसल्स बताया, लिम्फेटिक वेसल्स बताया, ब्लड ग्रुप बताया, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब सब कुछ. क्वेश्चन इससे बाहर आ ही नहीं सकता. मैंने सारी एनसीईआरटी कवर की है, सारे क्वेश्चन आप सही से घर में बैठ के पढ़ो. ठीक है, और जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है थ्योरी में या क्वेश्चंस में, आप मुझसे डिस्कस करो. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें. Yes, बोलो. sir. यस चलिए तो सबसे पहले मैं आप Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.